नमस्कार, मैं दीपक राजसुमन। इतिहास की बात सीरीज में आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के बारे में आपको बताएंगे, जिसने हिंदुस्तान की नींव हिलाकर रख दी थी। ऐसे सेक्स स्कैंडल के बारे में इससे पहले हिंदुस्तान में ना कभी देखा गया था, ना ही बाद में कभी सुना गया। इसमें बड़े से बड़े दिग्गज नेता शामिल थे। इस स्कैंडल को राजस्थान के अजमेर शहर में अंजाम दिया गया। 21 अप्रैल 1992 की सुबह जब अजमेर के लोगों की नींद खुली तो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उनके घरों में आए अखबार दैनिक नवज्योति के पहले पन्नों पर छपी खबरों को देख सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था आखिर उनके इस शहर में हुआ क्या है। और फिर इसी खबर के दूसरे हिस्से को दैनिक नवज्योति ने कुछ दिनों बाद उन सैकड़ों पीड़ित लड़कियों की धुंधली तस्वीरों के साथ पहले पन्ने पर प्रकाशित किया, जिससे पूरा शहर बेचैन होता। हर किसी के मन में डर था, कहीं उसकी बहन बेटी तो इस सेक्स स्कैंडल का शिकार तो नहीं हुई। दैनिक नवज्योति की इस खबर के बाद अजमेर के लोग लड़कियों की फोटो लेकर स्थानीय पत्रकारों के पास आते और पूछते, ये भी लड़की इस स्कैंडल की शिकार है। इस सवाल को पूछने वाले लोग ऐसे थे जिनकी शादी होने वाली थी, और वो पत्रकारों के पास ये कंफर्म करने आते थे कि जिस लड़की के साथ उसकी शादी हो रही वो बलात्कार और ब्लैकमेलिंग की शिकार तो नहीं है। बताया जाता है इस सेक्स स्कैंडल का भंडाफोड़ करने वाले पत्रकार संतोष गुप्ता थे, जो उस समय दैनिक नवज्योति में क्राइम रिपोर्टर थे। संतोष गुप्ता अपनी जान की परवाह किए बिना चिश्ती परिवार का भंडाफोड़ किया था। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेक्स कांड में करीब 100 से अधिक लड़कियों के साथ रेप किया गया और फिर ब्लैकमेल किया गया। तो चलिए आज इसी सेक्स कांड की परत दर परत खोलते हैं और इतिहास की बात में आपको बताते हैं इस कांड में कौन कौन लोग शामिल थे, जिन्होंने सैकड़ों लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर दी। कुछ तो सुसाइड कर ली और कुछ आज भी इंसाफ के इंतजार में। इस कहानी की शुरुआत होती है अजमेर के सबसे ताकतवर लोगों में से एक चिश्ती परिवार से। वही चिश्ती परिवार जो अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खादिम हुआ करते हैं। इस कहानी में अजमेर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष फारूक चिश्ती अपने साथी नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, अनवर चिश्ती और सोहेल चिश्ती के साथ अजमेर के सबसे बड़े फेमस कॉलेज सोफिया गर्ल्स स्कूल की एक 9वीं क्लास की एक लड़की को पहले अपने प्यार की जाल में फंसाया, फिर उनका रेप किया, साथियों के साथ गैंग रेप किया और फिर उनकी आपत्तिजनक फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल किया। इस पूरे स्कैंडल के मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती ने सबसे पहले सोफिया गर्ल्स स्कूल के एक लड़की को अपने प्यार की जाल में फंसाया और फिर उसे अपने साथियों के साथ अपने फार्म हाउस पर बुलाकर उसके साथ रेप किया और उसकी तस्वीरें खींचकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। इस लड़की के न्यूड तस्वीरों को दिखाकर उसे अपने सहेलियों को फार्म हाउस पर बुलाने को मजबूर किया जाता। अगर वो मना करती तो उसकी तस्वीरें शहर में आप लगाने की धमकी देते और इसी तरह से एक के बाद एक करीब 100 से अधिक लड़कियां इन दरिंदों की शिकार हुई। उस जमाने में कैमरे से फोटो खींचे जाते और रील को साफ करके लड़कियों की न्यूड तस्वीरें निकाली जाती। अब जिस लैब में तस्वीरें निकाली जाती उसके फोटोग्राफर ने भी इन लड़कियों को ब्लैकमेल करके गैंग रेप करना शुरू कर दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी दावा किया कि जिन जिन लोगों के हाथों में इन लड़कियों की तस्वीरें आई सभी ने बारी बारी से ब्लैकमेल किया और उनके साथ गैंग रेप किया। उस ब्लैकमेलिंग की शिकार आईएएस, आईपीएस, डीएम जैसे पदों पर बैठे अफसरों की बहन बेटियां भी हुई। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2003 में एक पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती थी। तब नफीस और फारूक उनसे कई बार मिले। एक बार जब वो बस स्टैंड पर जा रही थी तभी मारुति पर सवार नफीस और फारूक ने उन्हें कांग्रेस में एक बड़ा प्रोजेक्ट दिलाने का वादा किया। इन दोनों के सहयोगी सैयद अनवर चिश्ती ने लड़की को कांग्रेस का फॉर्म भी ला कर दिया और एक दिन जब वह स्कूल जा रही थी तभी रास्ते में नफीस और फारूक ने उन्हें अपनी गाड़ी से स्कूल छोड़ने का ऑफर दिया। तब तक इन लोगों में अच्छी जान पहचान भी हो चुकी थी तो लड़की आसानी से मान गई, लेकिन गाड़ी स्कूल नहीं जाकर एक फार्म हाउस पहुंच गई। वो पीड़ित लड़की बताती है उसे लगा कि शायद यहाँ कांग्रेस के बड़े नेता से मुलाकात करवाने के लिए लाया गया, लेकिन कुछ देर बाद नफीस और उसके दोस्तों ने उसके साथ गैंग रेप करना शुरू कर दिया। बाद में उसे धमकी दी गई कहीं मुंह खोला तो जान से मार देगा और फिर इन धमकियों की बदौलत महीनों तक उसके साथ रेप किया गया। यहां तक कि उस लड़की की तस्वीरें दिखाकर अपनी सहेलियों को लाने के लिए कहा गया और वो मजबूर होकर लाने लगी और फिर उन सभी के साथ बारी बारी से गैंग रेप किया गया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़कियों की तस्वीरें एक हाथ से दूसरे हाथों में पहुंचने लगी। हिंदुस्तान के सबसे बड़े इस सेक्स कांड में सबसे अधिक हिंदू लड़कियां शिकार हुई और आरोपी सबसे अधिक मुसलमान थे। मामला शहर में तूल पकड़ने लगा, शहर को जाम कर दिया गया। अजमेर में दंगे जैसे हालात हो गए। प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगा क्योंकि मामला उस परिवार से जुड़ा था जो अजमेर के सबसे बड़े रईस थे। धार्मिक वजह से
बड़ी संख्या में लोग उन्हें अपना मसीहा मानते थे। सभी आरोपी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ऐसे में प्रशासन उन आरोपियों के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से डरते थे। फिर भी 27 मई को अजमेर पुलिस ने कुछ आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत नोटिस जारी भी किया। 3 दिन बाद अजमेर डीएसपी हरिप्रसाद शर्मा ने एफआईआर दर्ज किया। सितंबर 1992 में पहली बार इन आरोपियों के खिलाफ 250 पन्नों की पहली चार्जशीट फाइल की गई, जिसमें 128 गवाहों के नाम 63 सबूतों का जिक्र था। 28 सितंबर को इस मामले में अजमेर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। तब 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी कुल 18 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। यह घटना इतना सनसनीखेज और डरावना था कि पीड़ित लड़की इन आरोपियों के खिलाफ अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ी, पीड़ित लड़कियों के मन में बदनामी का डर सताने लगा। इससे बचने के लिए करीब 8 लड़कियां खुदकुशी कर ली। 90 के दशक में अखबारों के दफ्तर में लोग ये पता करने जाते थे कि जिस लड़की के साथ उनका रिश्ता तय हुआ है, क्या वो भी ब्लैकमेल की शिकार तो नहीं हुई। दरअसल जैसे इस शहर के लोगों को यह पता चला कि अजमेर दरगाह से जुड़े लोगों ने करीब 100 स्कूली लड़कियों का गैंगरेप किया, इलाके में हिंदू लड़कियों के पिता की मुश्किलें बढ़ गई। सबको पता चल गया कि इलाके में बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया, इसलिए वहां की लड़कियों को बहू बनाने से भी लोग डरने लगे। इन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस और महिला संगठनों ने शुरुआती दिनों में बहुत कोशिशें की। पीड़ित लड़कियों से बात की ताकि कोई गवाही देने के लिए राजी हो जाए, लेकिन कोई भी पीड़ित लड़की राजी होने को तैयार तक नहीं थी। बाद में किसी तरह 12 लड़कियां केस फाइल करने को तैयार हुई। बाद में इन्हें भी धमकियां मिलने से 10 लड़कियां पीछे हट गई। बाकी बची 2 लड़कियां ने इस केस को आगे बढ़ाया। इन लड़कियों ने 16 आदमियों की पहचान की, जिसमें से 11 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया और तब इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई। जो कांग्रेस आज महिलाओं की समस्या पर खूब बोलती है, वो अजमेर की इस घटना पर खामोश थी। जब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल हो रहा था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और घटना के मुख्य आरोपियों का कांग्रेस का पूरा समर्थन प्राप्त था। लड़कियों ने दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास भी किया, उनकी आवाज को दबा दिया गया। सत्ताधारी दल के समर्थन के चलते लड़कियों के घर वालों ने भी उनका समर्थन नहीं किया। कुछ लड़कियों की जिद के चलते पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन उसका भी कुछ खास परिणाम नहीं निकला। अगर हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में पुलिस कार्रवाई की बात करें, जब इस सेक्स स्कैंडल का खुलासा हुआ तो 18 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसमें 12 पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 30 से ज्यादा थाना अध्यक्ष, दर्जनों एसपी, डीआईजी और डीजीपी भी शामिल किए गए। इस दौरान राजस्थान में 5 सरकारें बदल गई। यह स्कैंडल जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला अत्याचार कोर्ट और पॉक्सो कोर्ट में घूमता रहा। 1998 में अजमेर की अदालत ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने 2001 में उनमें से 4 आरोपियों को बरी कर दिया। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 4 की सजा घटाकर 10 वर्ष की कर दी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्य से इस मामले के गवाह सामने आने से कतरा रहे, इस कारण आरोपियों को दंडित कर पाना मुश्किल हो गया। 2007 में अजमेर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को भी दोषी ठहराया, लेकिन उससे पहले ही उसे पागल घोषित कर दिया गया था। 2012 में सरेंडर करने वाले सलीम चिश्ती 2018 तक जेल में था। तब सुहेल पुलिस हिरासत में था और बाकियों की जमानत मिल गई। 2013 में राजस्थान हाईकोर्ट ने फारूक चिश्ती की आजीवन कारावास की सजा घटा दी और कहा यह जितनी अवधि तक जेल में रह चुका वो काफी, और उसे बरी कर दिया गया। इस केस में अभी भी नफीस चिश्ती, इकबाल भट्ट, सलीम चिश्ती, सैयद जमीर हुसैन, नसीम उर्फ टार्जर और सुहेल गनी पर पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, लेकिन ये सभी जमानत पर जेल से बाहर है। आज नफीस और फारूक चिश्ती अजमेर में काफी शान और शौकत से घूम रहे हैं। दोनों अक्सर दरगाह शरीफ जाते हैं और लोग आज भी उनका हाथ चूमते हैं। इस पूरे स्कैंडल पर हजारों खबरें लिखी जा चुकी हैं। अनुराधा मारवाह ने डर्टी पिक्चर नाम की एक किताब भी लिखी है। वो स्कूल और गर्ल्स हॉस्टल की दीवारें आज भी इंसाफ के लिए चीखे मार रही है। रात के अंधेरों में हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की शिकार हुई लड़कियां आज भी इंसाफ के लिए खून के आंसुएं बहा रही है। आज भी वो दरिंदे सीना तान कर हमारे समाज में घूम रहे हैं। वो सैकड़ों पीड़ित लड़की आज किसी की दादी, किसी की नानी बन चुकी है। उनकी बदन और उनकी आंखें इंसाफ के इंतजार में बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन हमारा सिस्टम, हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र, हमारी न्यायपालिका उन लड़कियों को इंसाफ दिला ना सकी। बहरहाल इतिहास की बात सीरीज में हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल इतना ही। अगले रविवार को फिर इतिहास के पन्नों में दफन हुए किसी और विषय को लेकर सिटी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहे सिटी इंडिया। नमस्कार।